आज के वीडियो में संघ सेलेंट्रेटा के अंतर्गत सेलेंट्रेटा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है और सेलेंट्रेटा को दूसरे किस नाम से जाना जाता है और उसका अर्थ क्या होता है, सेलेंट्रेटा की खोज किसने की और कब की, तथा सेलेंट्रेटा के कुछ प्रमुख लक्षण, उनके जंतुओं के नाम और आपको बता दें उन सभी जंतुओं का डिटेल भी इसी वीडियो के अंतर्गत समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेलेंट्रेटा शब्द का अर्थ समझ लेते हैं। तो सेलेंट्रेटा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सेल का मतलब होता है खोखली गुहा और इंट्रॉन का मतलब होता है इंटेस्टाइन यानी आंत्र, मतलब आंत्र जैसी खोखली गुहा वाले जंतु। क्या हुआ इसका अर्थ? आंत्र जैसी या आंत जैसी खोखली गुहा वाले जंतु इसमें पाए जाते हैं। सेलेंट्रेटा का दूसरा नाम निडेरिया है, या कह लीजिए कि जो सेलेंट्रेटा है इसका नया नाम निडेरिया है, जिसका अर्थ होता है स्टिंगिंग सेल्स वियरिंग एनिमल, अर्थात दंश कोशिका धारक जंतु। जो निडेरिया है इसका अर्थ क्या हुआ? स्टिंगिंग सेल्स वियरिंग एनिमल, मतलब ये हुआ कि दंश कोशिका धारक जंतु, यानी इनमें दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। कुल मिलाकर कहें तो इस संघ के जंतुओं के शरीर में केवल एक गुहा होती है, एक, जिसे सीलेंट्रॉन कहा जाता है। एक गुहा होती है, उस गुहा को क्या कहते हैं? सीलेंट्रॉन कहा जाता है। और इसी विशेषता के कारण इस संघ को सेलेंट्रेटा कहा जाता है। आपको बताते चलें कि इस संघ को सेलेंट्रेटा नाम ल्यूकार्ट ने सन 1888 में दिया था। ल्यूकार्ट ने सन 1888 में सेलेंट्रेटा नाम दिया था। और सेलेंट्रेटा अथवा निटेरिया संघ में लगभग 10,000 जीव जातियां पाई जाती हैं। इस संघ में कितनी? लगभग में 10,000 जीव जातियां पाई जाती हैं। चलिए इस संघ के कुछ प्रमुख लक्षणों को बता देते हैं। पहला लक्षण है, इस संघ के जंतु बहुकोशिकीय होते हैं और इनमें ऊतक भी होते हैं, मतलब जो इनका शरीर का गठन है वो ऊतकीय स्तर का होता है, लेकिन इनमें अंगों का अभाव होता है, अंग नहीं होते हैं। देखिए जो संघ पोरीफेरा था, जो पिछला मैंने वीडियो बताया था पोरीफेरा वाला, तो संघ पोरीफेरा के जंतुओं का जो शरीर था उसमें भी बहुत सारी कोशिकाएं थी, यानी उनका शरीर भी बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बना था, लेकिन उनमें ऊतक नहीं था। अब ये जो संघ सेलेंट्रेटा है अथवा जो निडेरिया है, इसके जंतुओं का शरीर भी बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बना है, लेकिन इनमें ऊतक भी पाए जाते हैं। पोरीफेरा में ऊतक नहीं थे, इनमें ऊतक भी पाए जाते हैं, किंतु अंग नहीं बनते हैं, अंग नहीं होते हैं, आर्गन नहीं होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि शरीर केवल ऊतकीय स्तर का होता है, लेकिन इनमें ऊतक बनने की प्रारंभिक अवस्था होती है। ये भी ध्यान रखेंगे, ऊतक बनने की प्रारंभिक अवस्था किसमें होती है? तो संघ सेलेंट्रेटा के जंतुओं में होती है, अर्थात शुरुआत होता है ऊतक बनने का। फिर अगला पॉइंट है, इस संघ के जंतु अरीय सममिति तथा द्विस्तरीय वाले होते हैं। जो इस संघ के जंतु हैं वो रेडियल सिमेट्री तथा द्विस्तरीय यानी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक मतलब बाह्य त्वचा तथा अंतः त्वचा के बने होते हैं। बाह्य स्तर जो होता है वो एक्टोडर्म तथा जो भीतरी स्तर होता है वो एंडोडर्म कहलाता है। और इन दोनों स्तरों के बीच में जिलेटिन की बनी मीसोगिलिया होती हैं। याद रखेंगे, जो बाह्य स्तर एक्टोडर्म है, जो भीतरी स्तर एंडोडर्म है, इन दोनों स्तरों के बीच में जिलेटिन की बनी मीसोगिलिया पाई जाती है। फिर अगला पॉइंट है, इस संघ के सभी जंतु जलीय होते हैं। जितने भी जंतु हैं सभी जलीय होते हैं, कुछ को छोड़कर अधिकांश समुद्री जल में पाए जाते हैं। यानी कुछ जंतुओं को छोड़ दीजिए तो लगभग में सभी जंतु समुद्र में पाए जाते हैं, यानी लवणीय जल में पाए जाते हैं। जो समुद्र का जल होता है वो लवणीय जल होता है, और जो उसे ही खारा जल कहा जाता है, और जो हमारे पीने का जल है वो लवणीय जल नहीं होता है, अलवणीय जल कहलाता है। तो इस संघ के सभी जंतु जलीय होते हैं, कुछ को छोड़कर, यानी अधिकांश समुद्री जल में पाए जाते हैं। जैसे हाइड्रा जो है ये स्वच्छ जल में पाया जाता है, समुद्री जल में नहीं पाया जाता है। फिर अगला पॉइंट है, इनके शरीर में केवल मध्य गुहा होती है। जो इनका शरीर है उसमें केवल मध्य में एक गुहा होती है, जिसे गैस्ट्रोवेस्कुलर गुहा कहा जाता है। क्या कहते हैं बीच की गुहा को?
गैस्ट्रोवेस्कुलर गुहा कहा जाता है, अथवा हिंदी में कहें तो जठरवाही गुहा कहते हैं। जठरवाही या गैस्ट्रोवेस्कुलर गुहा, अथवा उसे ही सीलेंट्रॉन कहा जाता है, जिसे सीलेंट्रॉन मैंने भी शुरुआत में आपको बताया था। और यह गुहा पाचन नली की तरह से कार्य करती है। जैसे हमारी शरीर की पाचन नली होती है, बिल्कुल उसी तरह से जो गैस्ट्रोवेस्कुलर गुहा है, अथवा जो जठरवाही गुहा है, अथवा जो सीलेंट्रॉन है, ये पाचन नली की तरह से कार्य करती है। ये जंतु इसी गुहा से भोजन करते हैं। जो गुहा होती है, इसी गुहा से ये सभी जंतु भोजन करते हैं। और जो अधपचा भोजन होता है या अपच भोजन होता है, वो इसी से बाहर भी निकालते हैं। इनमें गुदा द्वार नहीं पाया जाता है। जो गुदा होती है इनमें नहीं पाई जाती है, एनस नहीं होती है। ये मुख से ही भोजन ग्रहण करते हैं और मुख से ही मल का विसर्जन भी करते हैं। याद रखेंगे, हर एक पॉइंट को अच्छे से समझते चलेंगे। फिर अगला पॉइंट है, इस संघ के जंतु पॉलीमॉर्फिक होते हैं। इसीलिए ये जंतु एक से अधिक रूपों में पाए जाते हैं, क्योंकि बहुरूपता का मतलब ही होता है बहुत से रूप या एक से अधिक रूपों में। अधिकतर ये जंतु पॉलीपॉइड या मेडिसॉइड रूपों में मिलते हैं, मतलब अधिकतर 2 रूपों में पाए जाते हैं। बेलनाकार भाग को पॉलिप तथा तस्तरी या छतरी नुमा भाग को मेड्यूसा कहा जाता है। जो बेलनाकार भाग होता है उसे पॉलिप कहा जाता है, जो तस्तरी या छतरी नुमा होता है उसे मेड्यूसा कहा जाता है। फिर अगला पॉइंट है, इस संघ के जंतुओं के मुख के चारों तरफ स्पर्शक अथवा टेंटिकल्स पाए जाते हैं। इस संघ के जितने भी जंतु होते हैं, उनका जो मुख होता है, उस मुख के चारों ओर स्पर्शक पाए जाते हैं अथवा टेंटिकल्स पाए जाते हैं। और ये जो स्पर्शक होते हैं, इन स्पर्शकों पर डंक मारने वाली दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। यानी इन्हीं स्पर्शकों पर जो डंक मारने वाली दंश कोशिकाएं होती हैं, जो निमेटोसिस्ट होते हैं, वो पाए जाते हैं। दंश कोशिकाएं शिकार को मूर्छित करने, शिकार को पकड़ने में मदद करती हैं। शिकार को मूर्छित करती हैं इन्हीं दंश कोशिकाओं से, शिकार को पकड़ने में मदद करती हैं और शत्रु से रक्षा भी करती हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो दंश कोशिकाएं आधार से चिपकने, आत्मरक्षा तथा भोजन पकड़ने में हेल्प करती हैं। और मैंने आपको बताया कि दंश कोशिकाओं को निमेटोसिस्ट भी कहते हैं। दंश कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? निमेटोसिस्ट भी कहा जाता है। दंश कोशिकाओं में हिप्नोटॉक्सिन नामक विष होता है। जो दंश कोशिकाएं होती हैं, इसमें हिप्नोटॉक्सिन नामक विष पाया जाता है। चलिए अब दंश कोशिकाओं के बारे में डिटेल से समझ लेते हैं, इसके बाद अगला लक्षण समझेंगे, क्योंकि दंश कोशिकाओं पर विशेष क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दंश कोशिकाएं संघ सेलेंट्रेटा अथवा संघ निडेरिया की प्रमुख विशेषता होती है। दंश कोशिकाओं को निमेटोब्लास्ट भी कहा जाता है, निमेटोब्लास्ट, और इन्हें निडोब्लास्ट भी कहते हैं। ये एक तरह से डसने वाले कोष होते हैं। डसने वाले कोष सेलेंट्रेटा अथवा निडेरिया संघ के जंतुओं के मुख के चारों ओर, जो मुख होता है उस मुख के चारों ओर स्पर्शक पाए जाते हैं। लगभग 6 से 10 स्पर्शक होते हैं अथवा टेंटिकल्स पाए जाते हैं। और इन्हीं स्पर्शकों पर डंक मारने वाली दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये 6 से 10 स्पर्शक पाए जाते हैं मुख के चारों तरफ। इन्हीं स्पर्शकों पर दंश कोशिकाएं अथवा निमेटोब्लास्ट पाए जाते हैं। ये इंटरस्टिशियल कोशिकाओं से विकसित होती हैं। जो दंश कोशिकाएं हैं, ये इंटरस्टिशियल कोशिकाओं से विकसित होती हैं और जीवन पर्यंत बनती रहती हैं, जीवन भर बनती रहती हैं। दंश कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ से भरा हुआ एक कोष निमेटोसिस्ट होता है। जो दंश कोशिका है, इसके अंदर विषैला पदार्थ होता है और वो विषैला पदार्थ कहाँ भरा होता है? एक कोष में भरा होता है, जिसे निमेटोसिस्ट कहा जाता है। इसका अगला सिरा लंबा व खोखले सूत्र की तरह से निकला रहता है। जो आगे का सिरा है वो लंबा होता है और खोखले सूत्र की तरह से धागे नुमा निकला रहता है। दंश कोशिका के दबने पर यह सूत्र बाहर निकलकर शत्रु के अंदर घुसकर उसमें जहर पहुंचा देता है। जैसे ही दंश कोशिका दबती है, तो दंश कोशिका जब दब जाती है तो इसका जो फिलामेंट होता है वो बाहर निकल आता है और दुश्मन के शरीर के अंदर घुसकर उसके अंदर जहर को डाल देता है। इस प्रकार से अपनी रक्षा
करता है। आपको बता दें कि इसके अंदर जो विष होता है वो कौन सा विष होता है, तो दंश कोशिकाओं में हिप्नोटॉक्सिन नामक विष होता है। हिप्नोटॉक्सिन नामक विष दंश कोशिकाओं में पाया जाता है। यदि दंश कोशिकाओं के कार्यों को देखा जाए तो पहला कार्य होगा, दंश कोशिकाएं आधार से चिपकने में सहायता करती हैं, यानी जहां पर ये लगते हैं, चिपकते हैं, वहां पर इनको चिपकने में सहायता करती हैं दंश कोशिकाएं। फिर दूसरा कार्य है, दंश कोशिकाएं शिकार को मूर्छित करने और शिकार को पकड़ने में हेल्प करती हैं या सहायता करती हैं, यानी ये शिकार को मूर्छित भी करती हैं और शिकार को पकड़ने में भी हेल्प करती हैं, कह लीजिए एक तरह से। जब मूर्छित करेंगी तो पकड़ेंगे भी। फिर अगला है, दंश कोशिकाएं आत्मरक्षा भी करती हैं, यानी आत्मरक्षा में भी सहायता करती हैं, हेल्प करती हैं। और फिर नेक्स्ट है, दंश कोशिकाएं भोजन पकड़ने में सहायता करती हैं अथवा भोजन पकड़ने में हेल्प करती हैं। ये तो हुई कुछ जानकारी दंश कोशिकाओं अथवा निमेटोसिस्ट के बारे में। चलिए अब संघ सिलेंट्रेटा के अगले लक्षण पर आते हैं। फिर अगला पॉइंट है, इनमें परिवहन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र तथा श्वसन अंग नहीं होते हैं। जो संघ निडेरिया है या सिलेंट्रेटा है, इसमें परिवहन तंत्र नहीं होता है, उत्सर्जन तंत्र नहीं होता है और श्वसन अंग नहीं पाए जाते हैं। मतलब इन जंतुओं में श्वसन तथा उत्सर्जन शरीर की सतह से विसरण अथवा डिफ्यूजन के द्वारा होता है। श्वसन कैसे होता है? विसरण अथवा डिफ्यूजन के द्वारा होता है। उत्सर्जन कैसे होता है? विसरण अथवा डिफ्यूजन के द्वारा होता है। फिर अगला पॉइंट है, इनके शरीर के अग्रभाग को हाइपोस्टोम कहा जाता है। जो शरीर के आगे का भाग होता है उसे हाइपोस्टोम कहते हैं। फिर अगला पॉइंट है, इनमें लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है, यानी सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें पाया जाता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो लैंगिक जनन है, इनमें शुक्राणु तथा अंडाणु बनते हैं और जो लार्वा अवस्थाएं होती हैं, इफायरा लार्वा, प्लैनुला लार्वा, स्काइफोस्टोमा लार्वा, ये ऑरिलिया में 3 लार्वा अवस्थाएं पाई जाती हैं। इफायरा, प्लैनुला और स्काइफोस्टोमा लार्वा जो होते हैं, ये ऑरिलिया की 3 लार्वा स्टेजेस होती हैं। और अगर ओबिलिया की बात की जाए तो ओबिलिया में केवल 1 लार्वा अवस्था पाई जाती है, उसे प्लैनुला लार्वा कहा जाता है। कैलिको उत्पादन, जो कलिका उत्पादन होता है, कलिको उत्पादन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मतलब मुकुलन के द्वारा इसमें निवह बनते हैं, मुकुलन के द्वारा इसमें जनन होता है। जो मुकुल हैं, कलिकाएं बनती हैं और उन्हीं से नए पौधे बन जाते हैं या नए जीव बन जाते हैं। फिर अगला पॉइंट है, इनमें मेटाजेनेसिस पाया जाता है। अगर पूछा जाए मेटाजेनेसिस किसमें पाया जाता है, तो संघ निडेरिया अथवा संघ सिलेंट्रेटा में पाया जाता है। अर्थात जननों का एकांतरण पाया जाता है। जीवन चक्र में पॉलिप अलैंगिक भाग में, मेड्यूसा लैंगिक भाग में। जो पॉलिप है वो अलैंगिक भाग में, मेड्यूसा वो लैंगिक भाग है, और ये दोनों एक दूसरे के बाद आते हैं। इस क्रिया को पीढ़ी एकांतरण अथवा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है। अगर पूछा जाए मेटाजेनेसिस क्या है, तो संघ सिलेंट्रेटा के जंतुओं में अलैंगिक और लैंगिक अवस्थाओं के जीवन चक्र में पीढ़ी एकांतरण होता है अथवा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, जिसे मेटाजेनेसिस कहा जाता है। यानी जो सिलेंट्रेटा संघ के जंतु होते हैं, इसमें अलैंगिक और लैंगिक स्टेज के लाइफ साइकिल में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। उसी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को ही मेटाजेनेसिस कहा जाता है। इस संघ के कुछ प्रमुख जंतुओं के नाम अर्थात उदाहरण अगर देखा जाए तो हाइड्रा, जेलीफिश, फाइसेलिया, कोरल या मूंगा, सी एनिमोन आदि प्रमुख जंतु हैं। चलिए अब इस संघ का वर्गीकरण देख लेते हैं, अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ निडेरिया के बारे में या सिलेंट्रेटा के बारे में जान लेते हैं। तो जीवन चक्र में पाई जाने वाली मेड्यूसा व पॉलिप अवस्था के आधार पर संघ सिलेंट्रेटा को 3 वर्गों में बांटा गया है या 3 भागों में बांटा गया है। पहला है हाइड्रोजोवा, दूसरा है स्काइफोजोवा और तीसरा है एंथोजोवा। जो हाइड्रोजोवा है इसके अंतर्गत हाइड्रा है, ओबेलिया है। जो स्काइफोजोवा है इसके अंतर्गत ऑरेलिया, राइजोस्टोमा है। जो एंथोजोवा है इसके अंतर्गत सी एनिमोन है, गार्गोनिया है आदि प्रमुख जंतु आते हैं। जो हाइड्रोजोवा है इसके जंतु
अलवणीय और समुद्री जल में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पर? अलवणीय और समुद्री जल में। जो स्काइफोजोआ है ये समुद्री जल में ही इसके जंतु पाए जाते हैं, और जो एंथोजोआ है ये भी समुद्री जल में पाए जाते हैं। जो हाइड्रोजोआ है इसमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, पीढ़ी एकांतरण अर्थात मेटाजेनेसिस पाई जाती है। जो स्काइफोजोआ है इसमें पीढ़ी एकांतरण नहीं पाया जाता है, और एंथोजोआ में भी पीढ़ी एकांतरण नहीं पाया जाता है। जो हाइड्रोजोआ है इनमें पॉलिप व मेड्यूसा अवस्था पाई जाती है, पॉलिप और मेड्यूसा, जबकि जो स्काइफोजोआ है और एंथोजोआ है इसमें पॉलिप व मेड्यूसा अवस्था नहीं पाई जाती है। चलिए अब इस संघ के कुछ प्रमुख जंतुओं की संरचना और उनका डिटेल समझ लेते हैं। तो संघ सेलेंट्रेटा का पहला जंतु है हाइड्रा। पहला जंतु हाइड्रा है, इसको देख लेते हैं। देखिए ये हाइड्रा का चित्र है। हाइड्रा नदियों तालाबों, नदियों में पाया जाता है, तालाबों में पाया जाता है, और अपने आधार भाग से, ये जो आधार वाला भाग होता है, जो नीचे का भाग होता है, आधारीय भाग से जलीय पौधों से चिपका होता है, जलीय पौधों से चिपका रहता है। जो आधार का भाग है इससे देखिए चिपका हुआ है आधारी भाग से। और अगर इसके लंबाई की बात की जाए तो लगभग में 1 से 2 सेंटीमीटर लंबा होता है। जो हाइड्रा है ये लगभग में 1 से 2 सेंटीमीटर लंबा होता है, और इसका शरीर कैसे है? बेलनाकार होता है। देखिए बेलन के आकार का, तो इसका शरीर बेलनाकार होता है और द्विस्तरीय होता है, द्विस्तरीय होता है। मैंने बताया था बाहरी और आंतरिक, इसमें दोनों त्वचाएं पाई जाती हैं, बाह्य और अंतः, तो द्विस्तरीय हो गया। और इसके मुख के चारों तरफ, ये मान लीजिए मुख है, तो मुख के चारों ओर 6 से 10 तक, लगभग में 6 से 10 तक स्पर्शक पाए जाते हैं, स्पर्शक या टेंटिकल्स पाए जाते हैं। ये जो क्या हैं? ये टेंटिकल्स हैं अथवा स्पर्शक हैं। ये 6 से लेकर के 10 तक होते हैं प्रत्येक हाइड्रा में, और इन्हीं टेंटिकल्स पर ये जो आप बिंदीनुमा संरचनाएं देख रहे हैं इन्हें दंश कोशिकाएं कहा जाता है। यानी जो 6 से 10 ये टेंटिकल्स होते हैं, स्पर्शक होते हैं, इन्हीं स्पर्शकों पर दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। दंश कोशिका युक्त स्पर्शक इसमें पाए जाते हैं, और ये दंश कोशिकाएं शिकार को पकड़ने में हेल्प करती हैं, शिकार को पकड़ने में सहायता करती हैं। अगर इसके दूसरे चित्र को देखा जाए तो देखिए नामांकित चित्र है ये वाला आप नामांकित चित्र बना सकते हैं हाइड्रा का। तो देखिए ये मुख दिखाया गया है, स्पर्शक हैं, स्पर्शक के ऊपर यहाँ पर दंश कोशिकाएं देखिए दिखाई गई हैं बिंदी से, और ये जो बीच में भाग होता है तो इसे हाइपोस्टोम कहा जाता है, और ये गैस्ट्रोवेस्कुलर गुहा होती है अंदर वाली, या कह लीजिए कि सीलेंट्रॉन होती है। गैस्ट्रोवेस्कुलर गुहा का हो या सीलेंट्रॉन का हो, ये मुकुल है और मुकुल में बड की तरह से निकला हुआ ये आधार का भाग होता है। वो बताते चलें कि हाइड्रा में गुदा अथवा एनस नहीं पाई जाती है, इसमें गुदा नहीं होती है या एनस नहीं होती है। और पेनिट्रेंटस सबसे बड़ी दंश कोशिका होती है। जो पेनिट्रेंटस है ये सबसे बड़ी दंश कोशिका है और रचना में सबसे जटिल होती है। रचना में कैसी है? सबसे जटिल होती। अगर इसके जनन की बात की जाए तो देखिए इसमें जनन कैसे होता है। मान लीजिए यहाँ से एक बड निकल रही है, फिर और थोड़ा बड़ी होती जाएगी, इस तरह से बड़ी हो जाएगी, और बड़ी होने के बाद यहाँ से देखिए संकीर्णन होगा और टूटकर गिर जाएगी। टूटकर गिरने से नया जीव बन जाएगा। इस तरह से इसमें जनन होता है, मुकुलन के द्वारा या कलिकोत्पादन के द्वारा इसमें जनन होता है हाइड्रा में। देखिए संघ सेलेंट्रेटा का दूसरा जंतु है जेलीफिश। जेलीफिश ये दूसरा जंतु है। तो देखिए इस तरह से जेलीफिश का चित्र मैंने बनाया हुआ। तस्तरी के समान रचना होती है इसकी, तस्तरी के समान रचना वाला जीव है, और ये जल की सतह पर इस तरह से ये जो तस्तरी होती है तैरती रहती है। इनका व्यास होता है वो कुछ सेंटीमीटर से कुछ मीटर तक होता है, और इनके किनारों पर देखिए ये स्पर्शक पाए जाते हैं। जो किनारे हैं इन किनारों पर स्पर्शक पाए जाते हैं, और निचली सतह पर मुखी भुजाओं से घिरा हुआ मुख होता है। ये मुखी भुजाएं हैं और ये एक लिंगी होते हैं, एक लिंगी होते हैं। जो जेलीफिश है ये कैसी होती है? एक लिंगी होती है। इसी को ऑरिलिया भी कहा जाता है, ऑरिलिया। और इसमें अगर जनन की बात करें तो देखिए इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इधर हो रहा है
और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इधर हो रहा है। इस संघ के अन्य जंतुओं की संरचना और उनकी लाइफ साइकिल के बारे में जानने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जंतु और उनके सामान्य नामों को बता देते हैं। पहले है ओबेलिया। ओबेलिया को समुद्री समूर कहा जाता है, सी फर कहा जाता है। समुद्री समूर या सी फर के नाम से जानते हैं। फिर अगला है फाइसेलिया। फाइसेलिया को पुर्तगाली सिपाही कहा जाता है या पुर्तगाली मैन ऑफ वार के नाम से जाना जाता है। फिर अगला है ऑरेलिया। ऑरेलिया यानी जेली फिश होती है, जेली मीन या जेली मछली होती है ऑरेलिया, तो जेली फिश कहो या ऑरेलिया कहो। फिर अगला है मैट्रीडियम। जो मैट्रीडियम है ये समुद्री एनीमोन होता है या सी एनीमोन के नाम से जाना जाता है। फिर अगला है पेनाटुला। तो पेनाटुला समुद्री कलम के नाम से जाना जाता है, सी पेन यानी समुद्री कलम। फिर अगला है गार्गोनिया। गार्गोनिया को समुद्री पंखा कहा जाता है यानी सी फैन कहा जाता है। अगला है एल्सायोनियम। एल्सायोनियम को मृत मनुष्य की अंगुलियां कहा जाता है, मृत मनुष्य की अंगुलियां यानी डेड मैन्स फिंगर। फिर अगला है कोरेलियम। कोरेलियम को मूंगा कहा जाता है, मूंगा अथवा कोरल कहते हैं। फिर अगला है ट्यूबिपोरा। ट्यूबिपोरा को आर्गन पाइप प्रवाल कहा जाता है, आर्गन पाइप कोरल। फिर अगला है फंजिया। फंजिया को मशरूम प्रवाल कहते हैं या मशरूम कोरल कहा जाता है, अथवा फंजिया को कुकुरमुत्ता कोरल भी कहा जाता है, कुकुरमुत्ता कोरल। अगला जंतु है फाइसेलिया। अगला जंतु क्या है? फाइसेलिया जंतु है। इसे पुर्तगाल मैन ऑफ वार भी कहा जाता है, पुर्तगाल मैन ऑफ वार भी कहते हैं, या इसे पुर्तगाली युद्धपोत कहा जाता है, पुर्तगाली युद्धपोत नाम भी इसका है। जो फाइसेलिया होती है इसको पुर्तगाल मैन ऑफ वार या पुर्तगाली युद्धपोत कहा जाता है, क्योंकि इसका जो ऊपरी सिरा होता है, ये ऊपरी सिरा पानी की सतह पर उतराता हुआ उल्टे जंगी जहाज जैसा होता है, उल्टे जंगी जहाज जैसा होता है। इसीलिए इसे पुर्तगाली युद्धपोत कहा जाता है, क्योंकि इसका ऊपरी सिरा कैसा है? उल्टे जंगी जहाज जैसा होता है। आपको बता दें कि यह पैलेजिक प्राणी होता है। कैसा है? पैलेजिक प्राणी है, और ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल समुद्रों के जल में तैरता हुआ पाया जाता है। जो ट्रॉपिकल समुद्र हैं, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल समुद्रों के जल में तैरता हुआ पाया जाता है, और ये संघीय प्राणी है, कॉलोनी में पाया जाता है, संघीय प्राणी होता है। फिर अगला जंतु है सी एनीमोन। ये समुद्र में चट्टानों, पत्थरों आदि से चिपका हुआ पाया जाता है। समुद्र में चट्टानों से, पत्थरों से आदि से चिपका हुआ पाया जाता है, और ये सुंदर होता है, चटकीले रंग का होता है। कैसा होता है? चटकीले रंग का होता है। और आपको बता दें इनका आकार पुष्प जैसे होता है, जैसे देख रहे हैं आप, बिल्कुल पुष्प की तरीके का इनका आकार होता है या पुष्प के समान होता है, और 1 से 10 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। ये 1 से 10 सेंटीमीटर लंबे जो सी एनीमोन है या मैट्रीडियम है, ये 1 से 10 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। इन्हें मैट्रीडियम भी कहा जाता है। और आपको बता दें इनके मुख के चारों ओर खोखले स्पर्शक पाए जाते हैं, ये खोखले स्पर्शक होते हैं, और इनकी त्वचा में कंकाल नहीं पाया जाता, इसमें कंकाल एब्सेंट होता है, नहीं होता है। इनमें अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है सी एनीमोन में। चलिए अब दूसरे पर आते हैं। अगला जंतु है लाल कोरल या मूंगा। देखिए ये समुद्र तट के किनारे छिछले जल में चट्टानों से चिपके हुए पाए जाते हैं। जो छिछला जल होता है, छिछला जल, उसमें चट्टानों से चिपके हुए पाए जाते हैं जो मूंगा होते हैं, और लाल रंग के होते हैं, इसलिए लाल कोरल कहा जाता है। आपको बता दें कि इनका निर्माण कैल्शियम कार्बोनेट से होता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट स्रावित होता रहता है, CaCO3 स्रावित होता रहता है, उसी से इनका निर्माण हो जाता है। और इनका प्रयोग अंगूठी व माला बनाने में किया जाता है। क्या बनाने में करते हैं? अंगूठी व माला बनाने में लाल कोरल या मूंगा या कोरल का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब ओबेलिया की लाइफ साइकिल को समझ लेते हैं, अर्थात जीवन चक्र को समझ लेते हैं। तो ओबेलिया के जीवन चक्र में
देखिए सबसे पहले यहां से शुरुआत करते हैं। ये इसकी पूरी कॉलोनी है ओबेलिया की, यानी फुल्ली डेवलप्ड पॉलिप है ये, फुल्ली डेवलप्ड पॉलिप है ये पूरा एक ओबेलिया की कॉलोनी है। और इसमें ये जो भाग है इसे हाइड्रोजोवा कहा जाता है। हाइड्रोजोवा, जिस आधार पर ये चिपकता है उसे हाइड्रोजोवा कहा जाता है। और इसमें देखिए दो तरीके की संरचनाएं आप देख रहे हैं। एक तो ये वाली संरचना है जिसमें ये टेंटिकल्स निकले हुए हैं। ये जो टेंटिकल्स निकले हुए हैं इस संरचना को गैस्ट्रोजॉइड कहा जाता है। गैस्ट्रोजॉइड्स कहा जाता है। और इसमें ये दूसरी तरीके की जो संरचना होती है इसे गोनोजॉइड्स कहा जाता है। गोनोजॉइड्स, ये गैस्ट्रोजॉइड है जिसमें टेंटिकल्स होते हैं, ये गोनोजॉइड्स है। और आपको बताते चले इसके ऊपर जो मुख होता है, जो गोनोजॉइड्स के ऊपर एक मुख होता है, इस मुख को गोनोपोर कहा जाता है। गोनोपोर कहते हैं, मुख जो है इसको गोनोपोर कहा जाता है। और इसके अंदर इस तरीके की संरचनाएं मिलती हैं। ये मेड्यूसा बड कहलाती है। इनको क्या कहा जाता है? मेड्यूसा बड कहा जाता है। ये जो इसके अंदर संरचनाएं होती हैं इन संरचनाओं को मेड्यूसा बड कहते हैं, मेड्यूसा बड। और तो इस तरह से ये पूरा कॉलोनी हो जाएगी। अब देखिए इसमें देखिए जो गोनट्स का निर्माण होता है तो गोनट्स का निर्माण एक्टोडर्म से होता है। एक्टोडर्म से गोनट्स का निर्माण होता है, एक्टोडर्म से। और आपको बता दें इसमें जो इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं, इन सेल्स से गैमीट्स का निर्माण होता है। इन्हीं सेल्स से गैमीट्स बनते हैं। जो ओबेलिया की कॉलोनी होती है इसमें इंटरस्टिशियल सेल्स पाई जाती हैं जिनसे गैमेट्स का निर्माण होता है। और इनके मेच्योर होने पर, ये जब परिपक्व हो जाते हैं, मेच्योर हो जाने पर गोनट्स की मेम्ब्रेन क्रैक हो जाती है। जो गोनट्स होते हैं इनकी मेम्ब्रेन क्रैक हो जाती है और क्रैक होने पर जो गैमेट्स होते हैं ये जल में तैरने लगते हैं। कहने का मतलब ये है, ये जो गोनोजॉइड्स है, ये गोनोपोर का छिद्र है, इसमें जो ये छोटी छोटी सी संरचनाएं मेड्यूसा बड वाली, अब यहां से ये जनरेट होंगी, निकलेंगी। और दो तरीके की निकलती हैं। एक तो इसको आप फीमेल समझ लीजिए, फीमेल मेड्यूसा, और इसे मेल मेड्यूसा समझ लीजिए, मेल मेड्यूसा। ये फीमेल मेड्यूसा है, ये मेल मेड्यूसा है। तो इसी गोनोजॉइड से निकले हुए हैं। अब यहाँ पर लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हम सभी लोग जानते हैं कि जो मादा होती है उसमें मादा युग्मक क्या होता है? अंडा होता है, एग होता है। और नर युग्मक में स्पर्म होते हैं, स्पर्म। अब जो फीमेल मेड्यूसा था इससे एग निकला, जो मेल मेड्यूसा था इससे स्पर्म निकले। ये दोनों अब आपस में संयुग्मित हो जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे और आपस में मिलने पर जाइगोट बन जाता है। जब आपस में ये मिलते हैं तो इस तरह से जाइगोट का निर्माण हो जाता है। हम सभी लोगों ने निषेचन की क्रिया में पढ़ा है, जब नर युग्मक मादा युग्मक से संलयित होता है तो उसके पश्चात कौन सी संरचना बनती है? जाइगोट बनता है। अब देखिए जाइगोट में विदलन होगा अथवा क्लीवेज होगा। यहां से क्या होगा? इसमें जाइगोट में विदलन शुरू होगा, विदलन अथवा कह लीजिए क्लीवेज शुरू होगा, क्लीवेज शुरू होगा। क्लीवेज में क्या होता है कि इसमें कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं। तो पहले एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती हैं इस तरह से, इसी के अंदर दो कोशिकाएं बन जाएंगी, यानी कि ये कह लीजिए कि टू सेल्ड स्टेज हो जाएगी। और फिर चार कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा इस तरह से, 1 2 3 4 कोशिकाएं इसमें बन जाएंगी। तो इसको 4 सेल्ड स्टेज आप कह सकते हैं, 4 सेल्ड स्टेज ये हो जाएगी। यानी जो जाइगोट बना इसमें विदलन हुआ, यानी कोशिकाएं विभाजित हो रही हैं और विभाजित होकर के पहले 2 कोशिकाएं फिर 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। और इसके बाद जो संरचना बनती है, गोल ठोस सी जो संरचना होती है, तो उसे मोरूला कहा जाता है। यानी 4 समान सेल्स से जो फॉर्मेशन किसका हुआ? तो मोरूला का हुआ फॉर्मेशन,
मोरूला कहलाता है ये। यानी 4 सेल जो होती हैं उसका जब 4 सेल्स से जिस संरचना का फॉर्मेशन होता है उसे मोरूला कहते हैं। और इसके बाद ब्लास्टुला आता है। इसके बाद में एक ब्लास्टुला गोल सी संरचना, गेंद जैसी खोखली संरचना, गेंद जैसी खोखली संरचना मिलती है, जिसे क्या कहा जाता है? ब्लास्टुला कहा जाता है, ब्लास्टुला कहते हैं। तो मोरूला के बाद ब्लास्टुला बनेगा। यानी ब्लास्टुला में जो सेल्स होती हैं वो एक सतह पर आ जाती हैं, किनारे पर। जैसे अगर ब्लास्टुला का यहाँ पर चित्र बनाया जाए तो इसमें इस तरह से एक सतह पर आ जाती हैं। अब इसमें ये जो गुहा है इसे ब्लास्टोसील कहते हैं, ब्लास्टोसील कहा जाता है। और आपको बता दें ब्लास्टोसील में ब्लास्टोमेयर सेल्स पाए जाते हैं, ब्लास्टोमेयर सेल्स पाई जाती हैं ब्लास्टोसील में। और आपको बता दें कि ब्लास्टुला के बाद में गैस्टुला स्टेज आती है। और गैस्टुला में जो सभी सेल्स होती हैं 2 लेयर में इकट्ठा हो जाते हैं। ये जो सेल्स हैं ये 2 लेयर्स में इकट्ठा हो जाती हैं। बाहरी को एक्टोडर्म कहा जाता है, जो बाहरी होता है इसको एक्टोडर्म कहते हैं। और जो भीतरी वाली सेल्स होती हैं उन्हें एंडोडर्म कहा जाता है। ये जो भ्रूणी परिवर्धन वाला मैंने वीडियो बताया था उसमें आप लोगों को समझाया था भ्रूणी, तो उसमें मोरूला, ब्लास्टुला और गैस्टुला सभी प्रक्रियाएं मैंने डिटेल से समझाई थी। तो अब देखिए इसमें 2 लेयर सेल्स की हो जाती हैं, एक्टोडर्म बाहरी वाली, एंडोडर्म अंदर वाली हो जाती है। तो अब ये दूसरा एक रूप ले लेता है जिस रूप को प्लैनुला कहा जाता है, प्लैनुला। ये लार्वा होता है, जो इसको आप कह सकते हैं कि फ्री लिविंग या फ्री स्विमिंग कह लो, फ्री स्विमिंग प्लैनुला लार्वा स्वतंत्र रूप से तैरता रहता है। तो एक ऐसी संरचना बनती है ये कि इसमें इसके चारों ओर थोड़ा सा लंबाई में हो जाता है, अंडाकार हो जाता है कह लीजिए। और अंडाकार होकर के इसके शरीर पर सीलियां लग जाते हैं, इस तरह से सीलियां बहुत सारे लगे हुए हैं। और ये जो सीलिया होते हैं ये जल में तैरने में हेल्प करते हैं। और इन्हीं सीलिया की सहायता से जल में तैरता रहता है। और कुछ समय बाद ये जो लार्वा है ये देखिए चिपक जाता है और आधार से चिपक करके सेटल्ड हो जाता है। प्लैनुला सेटल्ड डाउन हो जाता है, यानी एक जगह पर रुक जाता है। आप इसको सेटल्ड डाउन भी लिख सकते हैं, सेटल्ड डाउन हो जाता है। और इसके बाद में इस लार्वा में मेटामार्फोसिस होती है, मेटामार्फोसिस का मतलब होता है कायांतरण होता है, काया का अंतरण होता है, यानी शरीर इसका बदलता है। और शरीर बदलने में क्या होता है कि देखिए धीरे धीरे करके बिल्कुल उसी तरह से इसका शरीर बनने लगता है। धीरे धीरे करके ये मेच्योर होने लगता है। जो लार्वा था ये धीरे धीरे करके मेच्योर होने लगता है। इसमें मुख बन जाता है, देखिए टेंटिकल्स बन जाते हैं, मुख और टेंटिकल्स का निर्माण हो जाता है। आधार भाग जो है इसका लंबा हो जाता है। और इसमें अलैंगिक मुकुलन के द्वारा बड भी बनने लगती हैं, शाखाएं अन्य बनने लगती हैं। जो अलैंगिक मुकुलन होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत जो मुकुलन है, इसमें मुकुलन के द्वारा अलग से एक बड बनने लगती है, शाखाएं बनने लगती हैं। और धीरे धीरे करके ये ओबेलिया कॉलोनी में पूरी तरह से बदल जाता है और बाद में पॉलिप मेड्यूसा निर्माण कर लेता है। तो इस तरह से इसका लाइफ साइकिल हो जाएगा। तो आज की थ्योरी पर आधारित टोटल क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। आज के अंक में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि वीडियो को शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।